हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। बोर्ड एग्जाम के लिए ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है और जो नया सिलेबस है अपना, जो नया ब्लूप्रिंट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे, वो सारे इसमें बताए हुए हैं। तो देखो, इसमें जो चैप्टर है ये 10वां, इसमें आपको पूरे के पूरे 5% मिलेंगे और 5 इसके नंबर के हैं ये, यानी 5 अंकों के 5% हैं। अब इनमें से आपको एक तो मिलेगा ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय जो आधे नंबर का है, और एक रिक्त स्थान है खाली जगह वाला, वो भी आधे नंबर का है। एक अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट में है जो 1 नंबर का है। लघुतरात्मक में आपको 2 मिलेंगे शॉर्ट आंसर वाले में, और उसमें से एक 1.5 नंबर का है 1.5 का, तो 2 हो गए 3 नंबर के। तो इस वाले पोर्शन में आपको न्यूमेरिकल प्रश्न मिल सकता है। तो इनमें थोड़ा ध्यान रखना आपको कि ये जो है यहां आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल भी मैंने ले रखे हैं यहां पर। तो देखें, इनके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। तो देखो, आपको कुछ परिभाषाएं हैं जो याद रखनी है, जिसमें पहला है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र की परिभाषा और उसके प्रकार में गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार, समतल, ये इनके डायग्राम वगैरह है, ये आपको थोड़ा एक बार देखना है। और इसकी परिभाषा में क्या है कि माध्यम के ऐसे सभी कणों का जो बिंदुपथ होता है जो किसी क्षण समान कला में हो, यानी वहां पर जो कण है वो कंपन की समान कला में होते हैं, ऐसे बिंदुपथ को बोलते हैं तरंगाग्र। तो ये की परिभाषा देख लेना इसकी। और फिर अगली जो परिभाषा है प्रकाश का विवर्तन। मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूं, बस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो प्रकाश का जो विवर्तन है उसकी परिभाषा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जैसे कि किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने और उसके ज्यामितीय दिशा में फैलने की जो घटना है उसे बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। और इसी के साथ में आपको विवर्तन प्रतिरूप अगर पूछ ले कि भाई विवर्तन प्रतिरूप बनाओ प्रकाश का, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम का विशेष तौर पे ध्यान देना है। और सबसे जो बड़ा यहाँ पर बीच वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। तो देखें, यहाँ पर ये विवर्तन प्रतिरूप का डायग्राम लिया हुआ है, और ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है जो हमें मिलता है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय उच्चिष्ट हमें कितने डिग्री पर मिलता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री मिलता है। और यहां पर ये जो आ रहा है नीचे, इसको बोलते हैं पहला यानी प्रथम निम्निष्ठ। तो प्रथम निम्निष्ठ मिलता है आपको थीटा बराबर लैम्डा बटा डी, एक ये ध्यान रखना आपको। और फिर इसके बाद में यहां पर जो ये आ रहा है, यहां पर ये है प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। देखो, मेन केंद्रीय आ गया, केंद्रीय के बाद में आपको जो पहला उच्चिष्ट मिला है इसका नाम दिया है प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, जो मिलता है आपको थीटा बराबर 3 लैम्डा बटा 2d। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है। और अब इसमें ये नंबर कैसे आएंगे आपको ध्यान देना है कि जब आपको तीव्रता ज्यादा मिले इसका मतलब वहां पर हो व्यतिकरण ही रहा है, वो समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। जहां पर तीव्रता कम मिले वहां पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो देखो, एनवा जो निम्निष्ठ है इसका कोई सा भी, जैसे ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, तो एनवे निम्निष्ठ की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है थीटा बराबर एन लैम्डा। ये ध्यान रखना आपको, जहां एन का मान +-1 +-2, क्योंकि ये 0 के इस तरफ आओगे तो प्लस में रहेगा, 0 के उस तरफ जाओगे तो नेगेटिव रहेगा। तो एन का मान +- में रहता है। और जो एनवा निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ का ये फॉर्मूला है, और एनवा जो द्वितीयक उच्चिष्ट है उसका फॉर्मूला रहेगा यहां पर 2n+1 कोष्टक में लैम्डा 2/d, सॉरी लैम्डा 2d। अब इसमें इस 2 को अगर अंदर भेजेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, n+1/2 और लैम्डा d। ये दोनों में से कोई से भी फॉर्मूले आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना है आपको। अब देखें,
इसके बाद में ये पूछ लें कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। देखो, तो ध्यान देना, ऐसा स्रोत जिससे निकलने वाली जो तरंगे हैं, दो स्रोत ऐसे जिससे निकलने वाली तरंगों का जो कलांतर है वो समय के साथ में नियत रहे या परिवर्तित ना हो, तो ऐसे जो स्रोत होते हैं उनको बोलते हैं कला संबंध स्रोत। और अगर उसका कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसको बोलते हैं कला असंबंध स्रोत। तो देखो, परिभाषा इनकी दी हुई है और कला संबंध स्रोत प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर ये एक स्लिट ली, यहाँ पर ये स्लिट है जिसमें से प्रकाश आ रहा है और इससे बराबर दूरी पर दो स्लिट और ले ली S1 S2। तो इन दोनों पर जो प्रकाश आ रहा है वो आ रहा है यहां से, और यहां से इन दोनों की दूरी बराबर है। तो क्या होगा कि यहां पर जो प्रकाश होगा वो समान कला में पहुंचेगा और उनका कलांतर जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो ये ध्यान देना आपको। तो ये बेसिक डायग्राम है, बाकी आपको परिभाषा याद रखनी है। अब देखो, अगला है इसमें प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की परिभाषा को अच्छी तरीके से याद कर लेना। और ये अध्यारोपण के अनुसार होता है। जब दो तरंगे एक ही दिशा में जा रही होती है तो किसी बिंदु पर वो अध्यारोपित होती है, तो कहीं कहीं पर तो तीव्रता अधिकतम मिलती है, कहीं कहीं पर तीव्रता कम मिलती है, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर प्रकाश समान कला में पहुंच रहा है जिस बिंदु पर, वहां पर तीव्रता अधिकतम मिलेगी, और जहां तीव्रता अधिकतम मिलेगी वहां समपोषी व्यतिकरण होता है। और जिस जगह आपको तीव्रता कम मिलेगी या जीरो मिलेगी, क्योंकि जीरो वहां मिलेगी जहां पर दोनों प्रकाश तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनकी तीव्रता जीरो हो जाती है, और जीरो वाले जहां तीव्रता मिलती है तो हम कहते हैं कि वो विनाशी व्यतिकरण हुआ है। अब देखें, प्रकाश की जो व्यतिकरण परिभाषा है इसको अच्छे से याद कर लेना। और व्यतिकरण के प्रकार, समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण है। अब विशेष चीज ध्यान क्या रखनी है आपको यहाँ पर कि समपोषी व्यतिकरण में हमें चमकीली फ्रिंज का मतलब होती है पट्टियां, चमकीली पट्टियां प्राप्त होती है। और इसमें जो अगर समान कला में पहुंच रही है, दोनों के आयाम बराबर हैं, तो आपको जो परिणामी तीव्रता मिलेगी समपोषी व्यतिकरण के अनुसार अधिकतम, वो मिलेगी 4 I0। I0 क्या है यहाँ पर? I0 जो अलग अलग तरंगे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये तरंगे हैं, इनकी तीव्रता है। तो अगर ये दोनों आपस में जा रही है और समपोषी व्यतिकरण कर रही है तो 4 गुना इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी अगर समान कला में पहुंचता है तो। और अगर कलांतर समान या कलांतर नियत नहीं है, यानी कला समान स्रोत नहीं है, कलांतर समय के साथ चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ पर अगर मिलती तो 4I नहीं मिलता, आपको मिलता सिर्फ और सिर्फ 2I0, यानी सिर्फ दुगुनी होती, जुड़ जाती है यहाँ पर। तो एक तो ये ध्यान देना है कि समपोषी व्यतिकरण में अगर कला संबंध स्रोत है तो I बराबर 4I0 हो गया, 4 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। और ये समपोषी हो गया। दूसरा, समपोषी व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें हैं कलांतर की, पथांतर की, जो आपको ध्यान रखना है। कलांतर क्या होता है? 0 ± 2π ± 4π ± 6π चलता रहेगा सम संख्याओं के अनुसार। ध्यान देना, सम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या एक भी नहीं यहाँ पर। और पथांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल x बराबर लैम्डा बट्टे में 2π गुणा में फाई। अब इस फाई का मान अगर यहाँ हम रखेंगे तो हमें इसके संगत जो पथांतर मिलेगा, 0 पर 0 मिला, 2π रखा यहाँ पर तो 2π से 2π कट गया, प्लस माइनस लैम्डा मिल गया। 4π रखा तो 4π से 2π कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 लैम्डा, तो 0 लैम्डा आगे प्लस माइनस 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का फॉर्मूला है उसको ले सकते हैं डेल x बराबर n लैम्डा। तो यहाँ पर देखो लिया भी है कि अतः समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो डेल x बराबर n लैम्डा लेते हैं। इसी तरह विनाशी व्यतिकरण में क्या है? किसी बिंदु पर अगर विपरीत कला में प्रकाश पहुंच रहा है तो हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, और वहां पर जो तीव्रता मिलती है वो 0 मिलती है। और विनाशी व्यतिकरण की जो शर्त है वो ये है कि जो कलांतर है वो प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3π, प्लस माइनस 5π, यानी विषम संख्याओं के रूप में चल रहा है। पाई का गुणांक जो है विषम है। और पथांतर जो है इस फॉर्मूले में अगर रखोगे अगर आप, तो आपको प्लस माइनस लैम्डा बटा 2, प्लस माइनस 3 लैम्डा बटा 2,
ये आपको मिलेगा। किस फॉर्मूले में रखोगे आप? इस फॉर्मूले में यहां पर रखोगे। अगर आप फाई का मान यहां से उठा के यहां रखोगे तो आपको पथांतर का मान ये मिलेगा। और इसको अगर हम कंबाइन करें, व्यापक रूप से निकालें, तो मिलता है 2n+1 लैम्डा बटा 2। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में पथांतर का फॉर्मूला है। और n का मान वही है 0, 1 प्लस ये प्लस माइनस में 1 प्लस माइनस में 2, ये देख लेना। और जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पर काली पट्टी मिलती है, यानी अदीप्त फ्रिंज मिलती है, ये ध्यान देना है। इसी तरह यदि कला संबंध या कला असंबंध स्रोत है या कलांतर समय के साथ परिवर्तनशील है, उस कंडीशन में हमें जो परिणामी तीव्रता मिलती है वो मिलती है I बराबर 2I। तो एक ये ध्यान देना, अगर कला संबंध है, कलांतर समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मिलेगा 4I, और परिवर्तनशील है, कलांतर बदल रहा है समय के साथ में, तो मिलेगा आपको 2I। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये चीजें। और देखें, अब ये व्यतिकरण का प्रतिरूप है, तो इसमें क्या है? देखो, यहां पर जहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहां पर चमकीली पट्टी मिल गई। जहां जहां पर ये आपको दिख रही है पहाड़ियां, यहां मतलब तीव्रता अधिकतम है, तो यहां संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और जहां ये नीचे आपको दिख रही है यहां पर, यहां तीव्रता बहुत ही कम है, 0 है, तीव्रता 0 है, प्रकाश की अंधेरी काली पट्टियां मिलती है, तो यहां विनाशी व्यतिकरण होता है। और अगर बात करें इनकी चौड़ाई की, तो काली पट्टी या काली फ्रिंज या अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। अब देखें, व्यतिकरण में पथांतर, पथांतर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है पथांतर के लिए? ये वाला, पथांतर P बराबर डेल एक्स बराबर एक्स डी बटा डी। ध्यान देना, एक्स डी बटा डी। अब ध्यान देना, एक्स क्या है, छोटा डी क्या है, बड़ा डी क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है बहुत ज्यादा। और P यहां पर पथांतर है। पथांतर क्या होता है? उनके जो तरंगे हैं उनके पथों में अंतर। तो देखें, यहां पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम, ये S1 S2 स्लिट है, और इनके बीच की दूरी जो है वो छोटा वाला डी है, और ये पर्दा है। तो यहाँ पर पर्दे के बीच में और स्लिट के बीच में दूरी है, ये जो S1 S2 जो झिर्रियां हैं जिनको स्लिट बोलते हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो कैपिटल डी है। और जिस स्थिति पर आपको देखना है व्यतिकरण, तो वो केंद्र से, या जो केंद्र बिंदु है वहां से उसकी जो दूरी है वो x होती है। तो थोड़ा ध्यान देना कि x क्या है, x स्थिति है दीप्त फ्रिंज की या अदीप्त फ्रिंज की, और d जो है पर्दे की दूरी है, और छोटा वाला d जो है वो इन जो ये झिर्रियां हैं, स्लिट है, उनके बीच की दूरी है। तो अब आपको ये तो मैंने बताया, अगर मान लो पढ़ते पढ़ते मन में आ जाए कि ये पथांतर का फॉर्मूला कहाँ से आया है, पता करना, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो पता करने के लिए मैंने इसको डिराइव कर दिया पूरा एकदम करके। ये आराम से आप देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये फॉर्मूला यही याद रखना है। तो ये पथांतर हो गया। अब देखो, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हमने देखा था कि अभी n लैम्डा आया था हमारे पास में। देखो यहां पर संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर n लैम्डा, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर 2n+1 लैम्डा बटा 2। अब संपोषी के लिए वो जो फॉर्मूला था एक्स डी बटा डी वाले में हम वो रखेंगे। तो देखें यहां देखें आप, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर एक्स डी बटा डी बराबर n लैम्डा। अब इससे क्या मिलेगा हमें मिलेगा nवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, कि भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो फ्रिंज है उसकी केंद्र O से जो दूरी है, स्थिति है, वो अगर निकालनी है तो यहां से इस x का मान निकाल लो। d बड़ा वाला ऊपर चला गया, छोटा वाला नीचे आ गया, तो xn बराबर n लैम्डा d बटा d। एक ये फॉर्मूला भी आपको कंटेस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। और n का जो मान है वो 0 +-1 +-2 चलता रहेगा इसमें। xn यहाँ पर इसलिए लगा दिया मैंने कि अगर पहली फ्रिंज की दूरी निकालनी है तो पहली दीप्त फ्रिंज है प्रथम, उसके लिए इसका मान 1 हो जाएगा, दूसरे के लिए 2 हो जाएगा, तीसरे के लिए 3, चौथी के लिए 3, 4, और n का मान भी 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो एक तो ये ध्यान देना। अगला है इसी प्रकार
विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है तो वहां आपको इस एक्स डी बटा डी के बराबर में रखना है 2n+1 लैम्डा बटा 2। और एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगी आपको, इसी फॉर्मूले से एक्स का मान निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। और जो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला है, दोनों जो फ्रिंज है चमकीली और काली जो फ्रिंज मिलती है दीप्त और अदीप्त, उनकी चौड़ाई कितनी है? वो चौड़ाई मिलती है डी लैम्डा बटा डी। डी ध्यान रखना ऊपर कैपिटल आएगा, नीचे छोटा आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो डी लैम्डा बटा डी, ये आपको याद रखना है। इसी के बाद देखो, व्यतिकरण तथा विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा का सिर्फ पुण्य वितरण होता है, न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, न ऊर्जा नष्ट होती है। इसका मतलब है कि ये जो घटनाएं हैं ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है कि व्यतिकरण और विवर्तन दोनों घटनाएं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? किसी भी जो अध्रुवित प्रकाश है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो अध्रुवित होता है और उसके जो कंपन है उसको एक निश्चित तल में सीमित कर देते हैं, उसको बोलते हैं ध्रुवण। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और अगर ध्रुवण होता है किसी तरंग का, इसका मतलब है कि वो तरंग जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। ये थोड़ा ध्यान रखना, अनुप्रस्थ प्रकृति को दिखाता है ये। ध्रुवण परिघटना तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, ये चीज याद रख लेना। जैसे ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, उनका ध्रुवण नहीं हो सकता। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है तो उसका ध्रुवण होता है। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद में मेलस का नियम। तो मेलस का नियम पूछ सकते हैं, जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक और विश्लेषक, ध्यान देना दो चीजें नाम आए यहाँ पर। ध्रुवक वो है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करता है और विश्लेषक वो है जो विश्लेषण करता है कि वो प्रकाश जो ध्रुवक से गुजरा है वो समतल ध्रुवित हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये ध्रुवक और विश्लेषक है, दोनों से पारगमित होता है। तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के जो कोण होता है उसके कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो तीव्रता समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आई नॉट जो है निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और अब इसमें स्थितियां दी हुई, अगर थीटा का मान 0 हो तो क्या होगा? थीटा का मान 0 होगा तो कोस 0 का मान 1 होता है, आपको तीव्रता अधिकतम मिलेगी। और ये कब मिलेगी? 0 कब होगा? जब दोनों ध्रुवक और विश्लेषक का जो तल है, अक्ष है, वो एक दूसरे के समांतर होंगे। तो यहां पर जो अक्ष है, अक्ष जो है वो समांतर होता है किनके? ध्रुवक और विश्लेषक के। थीटा बराबर 90 डिग्री हो उस कंडीशन में कोस 90 का मान 0 होता है, तो तीव्रता आपको 0 मिलेगी। इसमें क्या होते हैं? ध्रुवक और ये विश्लेषक है, उनके जो अक्ष है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो लंबवत वाली कंडीशन में आपको निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 मिलेगी और समांतर अक्षों में आपको निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी आई नॉट के बराबर। अब देखें, प्रकाश से प्रकाश मिलने पर अंधकार उत्पन्न हो जाता है। अंधकार उत्पन्न हो रहा है मतलब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो ये खाली जगह याद कर लेना। पथांतर डेल एक्स तथा कलांतर फाई में संबंध, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। डेल एक्स बराबर लैम्डा बटा 2 पाई इंटू फाई। इसी तरह 6 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर कितना होता है पता करो। आपके पास में क्वेश्चन में आ गया भाई 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई जो भी है, तो आपको उसके संगत ये पथांतर निकालना है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पाई का जो मान है, पाई यहाँ पर, पाई का मान यहाँ पुट कर देना। पाई से पाई कट जाएगा, 2 6 को काट देगा, 3 लैम्डा जाएगा। ट्रिक बना लो, कलांतर दिया हुआ है और आपको पथांतर निकालना है तो पाई हटा के उसका आधा कर दो। पाई हटाकर लैम्डा लगा दो और आधा कर दो। जैसे कि यहाँ पर 6 पाई है, हमें पथांतर निकालना है तो पाई की जगह लैम्डा कर दो और 6 का आधा कर दो, तो यहाँ पर हो गया ये 3 लैम्डा। अगर यहाँ पर 8 पाई होता तो पाई की जगह लैम्डा, 8 की जगह 4। तो ये एक बेसिक ट्रिक्स है जल्दी करने के लिए। अब ऐसा आ जाएगा 2 लैम्डा पथांतर के तुल्य कलांतर निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से आपको फाई का मान निकालना है कलांतर का।
तो यहाँ रखा, इसका डेल एक्स का मान है 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो इसकी भी ट्रिक्स ये है कि अगर आपको पथांतर दिया हुआ है, कलांतर निकालना है, तो लैम्डा की जगह पाई कर दो और आगे जो भी संख्या आ रही है उसकी दुगुनी कर दो, 2 का 4 कर दो। अगर यहाँ पर 3 होता तो 6 कर देते, 5 होता तो 10 कर देते। तो यहाँ पर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव खाली जगह में पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। अगला, सूर्य से प्राप्त जो प्राकृतिक प्रकाश है वो कैसा होता है? वो अध्रुवित होता है। ध्यान देना, वो कैसा होता है? अध्रुवित। और किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाने की जो घटना है उसे कहते हैं विवर्तन। ये भी अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, बात आती है न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो न्यूमेरिकल अभी तक जो आए हैं वो उसमें करीब करीब एक ही पैटर्न चला है, और वो ये है कि यंग के द्विजिह्वी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है, mm मतलब मिलीमीटर, तथा पर्दे की दूरियां जो है, पर्दे की दूरी वो है 1.4 मीटर, और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की से जो चौथी फ्रिंज की दूरी है, केंद्रीय यानी केंद्र ओ से जो चौथी फ्रिंज मिल रही है उसकी दूरी है 1.2 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा जो चांसेस है वो इसके ज़्यादा है। तो इसमें क्या दिया हुआ आपके पास में? आपके पास में दिया हुआ है कि x जो है उसका मान कितना है? तो चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। तो चौथी, पांचवी, छठी जो भी है वो आपको x का मान देगी। और झिर्रियों के बीच की दूरी इतनी है, तो झिर्रियों के बीच की दूरी आपको छोटा वाला d है वो मिलेगा 0.28 mm, और पर्दे की जो दूरी है वो 1.4 मीटर आपको देनी है। और n का मतलब आपको मिल गया कि चौथी फ्रिंज है तो n का मान 4 है, छठी फ्रिंज है तो n का मान 6 है। तो ये सारे मान nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति वाले फॉर्मूले में जो xn बराबर n लैम्डा d बटा d था, और यहां से आपको क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो लैम्डा को छोड़ दो, बाकी को पक्षांतर कर दो उधर। पक्षांतर करके ये सारे जो मान दिए हुए हैं, ये xn का मतलब हो गया, आपको चौथी फ्रिंज की बात कर रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर दो, d का मान रख दो, मीटर में बदल के रखना है। अगर मिलीमीटर में है तो मीटर में बदल लो, सेंटीमीटर में तो भी मीटर में बदल लो। डायरेक्ट रखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारे मान रखकर यहाँ पर इसको हमने सोल्व किया, तो मिला हमें 6 × 10⁻⁷ मीटर या 6000 एंगस्ट्रम। आप मीटर में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सही है। इसी तरह ये है, ये भी उसी तरह का पर्सन है, बस केवल और केवल वैल्यू चेंज की यहाँ पर। तो वैल्यू आपको भी जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 16 तारीख को, तो वहाँ भी अलग मिल सकता है, जरूर नहीं एज इट इज मिले आपको। तो ये है। इसके बाद में है कि प्रकाश तरंग की जो तीव्रता होती है, ध्यान देना, कोई प्रकाश तरंग है उसकी तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I समानुपाती a²। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि आयाम का जो वर्ग है उसके समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता। अब इस पे एक क्वेश्चन बन जाए ऐसा कि दो तरंगों के आयाम अनुपात जो है वो दिया हुआ है A1 अनुपात A2, तो आपको इनकी तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि I1 I2 जो है, सॉरी, इनके जो आयाम हैं वो I1 अनुपात I2 जो है वो A1² अनुपात A2² हो जाए, क्योंकि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। अब देखें, व्यतिकरण होने के लिए कोई आवश्यक शर्तें पूछे अगर आपको, तो क्या क्या शर्तें देखो। पहला शर्त यह है कि प्रकाश तरंगें जो है वो एक वर्णीय होनी चाहिए। एक वर्णीय का मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों तरंगों की जो आवर्ती और तरंग दैर्घ्य है वो बराबर होनी चाहिए। दो तरंगें जा रही है तो दोनों की आवर्तियां और तरंग दैर्घ्य दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर है तो वो एक वर्णीय है। दूसरी शर्त यह है कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर जो है वो नियत रहना चाहिए, समय के साथ में बदलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि कला संबंध स्रोत होना चाहिए। अब देखो, जब प्रकाश सघन माध्यम में अपवर्तित होता है तो ध्यान देना उसकी तरंग दैर्घ्य और उसकी जो चाल है दोनों ही घट जाती है, कम हो जाती है, लेकिन उसकी आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी आवर्ती पर। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर ये पहला माध्यम में वेग है, ये दूसरे माध्यम में वेग है। ये पहले माध्यम की तरंग दैर्घ्य है, अगर प्रकाश पहले माध्यम में है विरल वाले में, और ये दूसरे माध्यम में है। तो विरल से सघन माध्यम अगर प्रकाश अपवर्तित हो रहा है तो उस कंडीशन में उसकी तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों ही घट जाती है। तो ये एक आप ध्यान देना है। जबकि उसकी आवर्ती जो है वो नियत रहती है, वो चेंज नहीं होती है किसमें? अपवर्तन की घटना में।
अब इसके बाद देखो, अवतल लेंसों तथा उत्तल दर्पणों द्वारा तरंगाग्र का अपवर्तन। तो यहां पर एक प्रिज्म है ये, तो प्रिज्म से तरंगाग्र का अपवर्तन दर्शाना है तो आपको यूं दर्शाना है, नीचे प्रिज्म का जो ग्लास वाला भाग है बड़ा है, तो यहां पर चाल कम हो जाएगी, तो तरंगाग्र का नीचे वाला जो भाग है वो पीछे रह जाएगा और ये मुड़ के ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है ये अपवर्तित तरंगाग्र है ये, तो इसको लिख देना आप, अपवर्तित तरंगाग्र। और ये एक उत्तल लेंस है ये। तो लेंस में हमने क्या लिया, देखो एक तो लिया है हमने ये उत्तल लेंस है, ये थोड़ा ध्यान देना, ये उत्तल लेंस है और ये प्रिज्म है। तो उत्तल लेंस के ऊपर अगर हम किसी तरंगाग्र को आपतित करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, बीच में मोटा भाग है, तो बीच वाले पोर्शन वाला जो तरंगाग्र है वो पीछे रह जाएगा क्योंकि उसकी चाल कम हो जाएगी और ये ऐसे मुड़ के यूं हो जाएगा। तो एफ त्रिज्या का एक गोलीय तरंगाग्र हमें मिल जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो ये जो है ये अपवर्तित तरंगाग्र है ये भी। तो ये डायग्राम आपको पूछ सकते हैं। और इसके बाद में ये यहां पर एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से अगर समतल तरंगाग्र का जो अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, वो इस प्रकार होगा कि अगर दर्पण जो है वो r त्रिज्या का है तो उससे परावर्तित जो तरंगाग्र होगा उसकी त्रिज्या होगी r/2। ये ध्यान देना, अपवर्तित तरंगाग्र जो त्रिज्या है वो आधी हो जाएगी दर्पण की। तो ये तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र, और ये जो डैश 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 बनाया हुआ है ये अपवर्तित गोलीय तरंगाग्र है, और ये जो बताया हुआ है फुल लाइन में ये एक r त्रिज्या का अवतल दर्पण है। इसी तरह अगर S1 S2 दो स्रोत है और यहां से दो तरंगें जारी है Q बिंदु पर और यहां पर उनका अध्यारोपण हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, तो देखते हैं कि यहां पर इसका जो पथांतर है वो 5 लैम्डा है और इसका पथांतर इसका जो तरंग दैर्घ्य यहां पर या पथ की जो लंबाई है वो 5 लैम्डा है, इसकी है 9 लैम्डा। तो पथों में जो अंतर होगा दोनों के 9 - 5 यहां पर 4 लैम्डा मिलेगा हमें। तो 4 लैम्डा हमें क्या मिला है, ये पथांतर मिला है। तो ये n लैम्डा के रूप में मिला है और पथांतर अगर n लैम्डा के रूप में है तो इसका मतलब है कि वो समपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहां पर। और यहां हमें कलांतर मिलेगा, जब 4 लैम्डा यहां पर पथांतर है तो कलांतर मिलेगा हमें 8 पाई। और ऐसी कंडीशन में ओमेगा टी माइनस 8 पाई करेंगे तो वापस हमें a cos ओमेगा टी मिलेगा। ये दोनों के विस्थापन है और दोनों मिले, दोनों को जोड़ा, ये बनाया, ये परिणामी विस्थापन है और इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो मिलेगी I = 4I0। एक ये छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखना। और बड़ी डेरिवेशन की बात करें, अगर डेड नंबर की कोई आती है तो परावर्तन वाली आ सकती है, तरंगाग्र का परावर्तन। तो ये डायग्राम बना के उसके कुछ 4-5 लाइनें आप लिख देना कि कैसा ये तरंगाग्र जो AB है ये आपतित तरंगाग्र है और A', B' जो है ये परावर्तित तरंगाग्र है। तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। इसके बाद में जो व्यतिकरण और विवर्तन में जो दो अंतर है वो आपको ध्यान देने हैं। दोनों के दो अंतर बताए हुए हैं कि व्यतिकरण में क्या होता है कि अदीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है और इसमें अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता 0 नहीं होती है, तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। और इसमें 2 या 2 से अधिक समान आवर्तित तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण होता है, जबकि इसमें एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं का जो अध्यारोपण होता है उससे ये विवर्तन होता है। इसके बाद में अगर मन करे कि जो डेरिवेशन वगैरह है वो होनी चाहिए इस चैप्टर में, सारा कुछ पढ़ लिया, अब एक डेरिवेशन तो कर ही लेते हैं। तो एक डेरिवेशन में आप ये देख सकते हो कि I = 4 I0 cos स्क्वायर 5/2 इसको सिद्ध करना है, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। अगर मन करे तो आपका ऑप्शनल है ये, बाकी बोर्ड एग्जाम में ये मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे ये। और ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इनको अच्छे से याद कर लो, मिला लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से।